के लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। उस हाउस में पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा जी भी कई बार उस बात को उठाए, मैंने उठाया। 95 में चुनाव जीते थे, उस समय बीजेपी से जीते थे और कटिहार जिला का कमल खिलाने वाला पहला बीजेपी का एमएलए सशरीर हमें उस समय बारसोई 144 विधानसभा था। गंगा नदी में काफ़ी कटाव है। हमारा जो बरारी है, कुर्सेला है, मनिहारी, अहमदाबाद, मान्यता है कि ये मैं केवल पूर्णिया और कटिहार के लिए नहीं, ये एयरपोर्ट बहुत पहले चालू हो जाना चाहिए था, इससे फ़ायदा योग होगा। तो बिहार अग्रणी रूप में आगे आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे साथ शख्स बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ हैं कटिहार के सांसद श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी। हमारे साथ आज इंटरव्यू में अपने खट्टे मीठे अनुभव और राजनीतिक सफ़रनामा के विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दुलाल जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पहला सवाल है, आप इस उम्र में इतने फिट कैसे रहते हैं? देखिए, फिटनेस का कारण तो है कि आदमी जब परिश्रम करता है, मेहनत करता है और अपने शरीर के प्रति सजग रहते हैं तो ऑटोमेटिक आदमी फिट हो जाता है। ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हैं। चूँकि आप कटिहार से आते हैं, जूट के उद्योग से आते हैं, मखाना के लेकर चर्चा का केंद्र है। क्या मखाना पसंद है आपको? नहीं, मखाना तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और सुबह लोग मखाना खाए तो मखाना हेल्दी नहीं बनाता, आदमी को बड़ा हल्का रखता है और शरीर में उतना सारा प्रोटीन मिल जाता है जितना ढेर सारा दूसरा खाना खाने से भी मिलता है। हम ऑफ स्क्रीन आपके पीए से बात कर रहे थे। आपके विषय में एक बात पता चली कि आप सुबह उठने के साथ योगा करते हैं। काफ़ी सारे सांसद सुबह उठने के साथ बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद जनता से आप मिलते हैं। ऐसा कैसे कर पाते हैं आप? नहीं, सुबह बेड से उठने के बाद थोड़ा कोशिश करते हैं कि कुछ थोड़ा योगा करें और फिर उसी बीच लोग आ जाते हैं तो लोगों से मिलते भी हैं और अपने समय का सही ढंग से प्रबंध करके उसका यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन के लोग हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं, तो जन समस्या के साथ साथ निजी फिटनेस का भी पूरा ख्याल रखते हैं। आप जब कटिहार के एमपी बने तब से लेकर अब तक की क्या उपलब्धियां रही? न, कटिहार में तो 2019 में हम सांसद बने। सांसद बनने के बाद कटिहार जिला के कई महत्वपूर्ण डिमांड थे जो कटिहार को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण होता, लेकिन ये मेरा सौभाग्य ये कि इन कामों को लोग पहले नहीं कर पाए और मेरे किस्मत में था। हम गांव से आते हैं और इससे पूर्व भी 95 में पहली बार एमएलए रहा, 2010 में एमएलए मंत्री रहा, तो उसी समय कटिहार के लिए कुछ मन में सोच था और एज एमपी उसको आज हम कार्य रूप दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो कटिहार में हम चुनाव लड़ रहे थे तो कटिहार के लोगों का कहना था कि गौशाला में आरओबी है कटिहार बरौनी रेलखंड में, तो वो आरओबी का काम शुरू हो गया कि मनिहारी को जोड़ता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कटिहार शहर के बीचों बीच जो है ये रेलखंड है और मनिहारी गंगा नदी के पावन तट पर बसा हुआ है, तो मोक्ष के लिए भी अररिया, किशनगंज, कटिहार के लोग मनिहारी जाते हैं। तो उन लोग को बहुत देर तक अगर वेट करना पड़ता था तो उसमें भी काफ़ी देरी हो जाती थी और फिर जो सामान्य कम्युनिकेशन है उसमें बाधा होता था, तो उसको हम लोग कर दिए। उसी तरह से कटिहार में एनएच का संख्या बहुत कम था। अगर यूँ कहें तो कटिहार को 2 ही एनएच था, एक गेरावारी से लाभा, एक पूर्णिया से मनिहारी और एक एनएच 31 जो खगड़िया से पूर्णिया जोड़ती है, कटिहार का कुछ हिस्सा है। तो मेरा ये हुआ कि चुनाव जीतने के बाद कि कटिहार को जो झारखंड बिहार का अभिन्न हिस्सा था और मनिहारी साहिबगंज का बहुत लंबे समय तक लोगों का मांग भी था और तो उसको पूरा किया जाए
और आज आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मनिहारी साहिबगंज में 3 करोड़ के लागत से ब्रिज बन रहा है और ये 2 साल के अंतर्गत पूरा हो जाएगा। उसी तरह से मनिहारी से पूर्णिया 50 किलोमीटर 4 लेन सड़क बन रहा है। ये कटिहार जिला का पहला 4 लेन होगा और ये 4 लेन मनिहारी उदामा रेखा से दलन तक 14 किलोमीटर बाईपास होगा। और जब किसी शहर में कोई बाईपास बनता है तो अगला नया शहर उसी बाईपास में जुड़ता है। और ये थोड़ा बाढ़ पीड़ित एरिया भी है तो बाईपास का अलाइनमेंट और हाइट अधिक होता है। तो जो भी उद्यमी चाहेंगे, हॉस्पिटल बनेगा, मॉल बनेगा, गोडाउन बनेंगे, छोटे छोटे इंडस्ट्री लगेंगे, एजुकेशन का हब बनेगा। और हम देख रहे हैं कि आने वाला 4-5 साल में वो जो हम बाईपास बनाए हैं उसमें एक नया कटिहार बनेगा। तो ये भी लगभग 2000 करोड़ से बनेगा। काम तेज़ी से चल रहा है। और इसी कटिहार को जब मैंने पूरब साइड से ये काम शुरू हुआ तो पब्लिक का डिमांड बढ़ता है, इच्छा बढ़ता है। तो लोगों ने पश्चिम साइड के जो कोरा है, कुर्सेला है, समेली है, बरारी है, इसकी जनता बोली कि उधर तो आप बना लिए, पश्चिम तरफ कुछ होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कोलासी नवोदय विद्यालय है। कोलासी नवोदय विद्यालय से ये जो 4 लेन आके दलन में मिलती है तो वहाँ से 5.25 किलोमीटर NHAI नया रोड एक बाईपास जो है दलन में मिलेगी। ये 5.25 किलोमीटर जब बन जाएगा, ये भूमि अधिग्रहण का लास्ट प्रक्रिया में है। तो जो भी बड़ी गाड़ियाँ पटना से हो, बेगूसराय से, खगड़िया से अगर नॉर्थ ईस्ट जाना है या फिर मनिहारी जाना तो वो सीधे कटिहार शहर में आने की ज़रूरत नहीं हो, दलन होकर के मनिहारी भी जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट भी जा सकता है। तो उसको कर दिए। तो वो भी भूमि अधिग्रहण का अंतिम फेज में भारत सरकार उसमें पैसा देने के लिए थी। एक काम और हम आपको बता रहे हैं कि उसी रोड में NH81 है जो मिर्चाईबाड़ी तक आती है, एक हाजीपुर है, वहाँ कारी कोसी जाती है। कारी कोसी में एक बांध है और रेलवे लाइन जो कटिहार और ये है बरौनी, उसके उस साइड में शरीफगंज है। तो एक तो ROB बन ही रहा है, लेकिन वो भी 4.5 किलोमीटर का नया NH होगा और उसमें भी एक ROB होगा। और उसके लिए भारत सरकार की सहमति हो गई है और राज्य सरकार भी सब बहुत थोड़ा सा ज़मीन अधिग्रहण करना है। तो कटिहार को केवल पश्चिम साइड में 2 ROB हो जाएगा और कटिहार चारों तरफ से जो है बाईपास से जुड़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला 4-5 वर्षों में जो है एक नया कटिहार बनेगा। और कोई अगर 10 बरस के बाद कटिहार आएगा तो निश्चित रूप से अपना घर का रास्ता खुल जाएगा। यानी कि कटिहार का काफ़ी ज़ोरों से विकास चल रहा है। हमारे मन में सवाल है, दर्शक के मन में सवाल है, जब आपके विषय में हमने डाला कि फेसबुक पे कि हम दुलाल चंद गोस्वामी जी से मुलाकात करेंगे तो कटिहार के लोगों ने सवाल पूछा, सर बाढ़ के विषय में ज़रूर पूछेगा कि सदन में उन्होंने आवाज़ उठाई, आखिर क्या चल रहा है बाढ़ पीड़ितों को लेकर के। देखिए, बाढ़ का समस्या तो प्राकृतिक प्रदत्त है, क्योंकि कटिहार जिला ऐसा है, इसका अगर आप ज्योग्राफी देखिएगा, डेमोग्राफी देखिएगा तो किशनगंज समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाता है। फिर जैसे हम लोग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जाएंगे वो और ऊंचाई में होगा। पूर्णिया भी कटिहार से समुद्र तल से ऊंचाई में है। और अगर हम उस साइड में गंगा के उस पार झारखंड जाते हैं, चाहे वो पाकुर हो, साहिबगंज हो, तो वो भी समुद्र तल से कटिहार से ऊंचाई में है। और ये कटिहार का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, कटिहार में जो है नेपाल से और बंगाल से आने वाली कई प्रमुख नदियाँ बहती है। हम ऐसे कह सकते हैं कि महानंदा उसकी सहायक नदियाँ जो कटिहार के पूर्वी छोर पर है, और नागर, कुल्लुक, बाहिन, ढेर सारी नदियाँ उस साइड में है। और दूसरा गंगा, कोसी, बरांडी, कारी कोसी कटिहार के पश्चिम साइड में है। और प्रत्येक वर्ष या तो नेपाल में अधिक वर्षा हो, उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, या फिर पश्चिमी बिहार में हो, गंगा, कोसी, सोन, बूढ़ी गंडक का पानी भी भागलपुर के रास्ते से इसी कटिहार होकर के बंगाल की खाड़ी में जाती है। और फिर दार्जिलिंग में बारिश हो
कालिम्पोंग में बारिश हो तो महानंदा के माध्यम से वो कटिहार ज़िला में पानी आती है, और ये मनिहारी के बगल में एक अहमदाबाद प्रखंड है तिरमुहानी में जाके गंगा जी से मिलती है। और एक बात खास करके बिहार के अन्य जिला और कटिहार में क्या अंतर है, क्योंकि हम लंबे समय से राजनीति में और इन समस्याओं के साथ रूबरू हो रहे हैं। क्योंकि 17 सालों का सर एक्सपीरियंसेस है आपके पास। क्योंकि हम लोग बायोडाटा लेके चलते हैं आपके बारे में, लगभग मुझे 1 सप्ताह लगा आपके बारे में जानने के लिए। नहीं, हम तो 95 में पहली बार एमएलए बने, तो इधर बलरामपुर विधानसभा से, हम बता देते हैं आपको ऑन स्क्रीन। हाँ, बलरामपुर विधानसभा से बने। वो भी बड़े वामपंथी चेहरा को इन्होंने हराया था। हाँ, उस समय जब 95 में चुनाव जीता, फिर हम फ्लड में आएंगे। 95 में चुनाव जीते तो उस समय बीजेपी से जीते थे, और कटिहार जिला का कमल खिलाने वाला पहला बीजेपी का एमएलए सशरीर हम है। उस समय बारसोई 144 विधानसभा था। और दूसरी बार जब हम एमएलए बने, नया परिसीमन हुआ, तो इंडिपेंडेंट 65 बलरामपुर का पहला विधायक बने। तो ये मेरे लिए गुड लक है। तो मित्रों, हम लोग ये कहना चाह रहे थे कि कटिहार जिला का जो है 2 बार कटिहार जिला में फ्लड आता है। ये जुलाई में महानंदा में पानी आती है। आपसे हम इंटरव्यू दे रहे हैं, कटिहार के लोग भी देखेंगे, पूरे स्टेट के लोग देखेंगे, पूरा बिहार, पूरा देश देख रहा है। और ये कटिहार जिला ही ऐसा है कि जुलाई के महीने में महानंदा और उसके सहायक नदियों में पानी आता है, और 15 अगस्त के बाद गंगा और कोसी में। ये ज़िला साल में 2 बार इस ज़िला में फ्लड आता है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस ज़िला के लोगों को कि ये 2 बार फ्लड का सामना करते हुए भी कटिहार में है, कटिहार का विकास के लिए, अपना कृषि के लिए, और इन प्राकृतिक आपदाओं से लड़ते हुए और अपने को खड़ा रखा है। तो हम इन लोग का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो बात आप जानना चाहते हैं कि बाढ़ प्रबंध के लिए कई बांध पहले भी बना है, लेकिन पानी का वेग अधिक होने से खास करके महानंदा का बांध कटता है। गंगा नदी में काफ़ी कटाव है। हमारा जो बरारी है, कुर्सेला है, मनिहारी, अहमदाबाद बांध के भीतर रहता है। कभी कभी बांध भी कट जाता है। गंगा नदी का कटाव है, और कोई भी प्रकृति पर कोई मानव का नियंत्रण नहीं है। ठीक है, हम बोल्डर पिचिंग करते हैं, बोस्ता पिचिंग करते हैं, ठोकर बनाते हैं, लेकिन प्रकृति अपना स्वरूप अपने ढंग से कभी कभी ग्रहण करती है। लेकिन सरकार, जनप्रतिनिधि, हम लोग का ये काम है कि उसको संरक्षित करें, सुरक्षित करें। तो अभी जो पुराना बांध था, तो अभी जो महानंदा नदी में बांध है तो शिवगंज के पास कटा हुआ है, झहुआ से पहले। लेकिन अभी भारत सरकार महानंदा फेज़ 2 में एक नया बांध बना रहा है, जो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के महानंदा नदी के जो किनारे से बने, नदी से 500 मीटर की दूरी पर एक नया बांध बनेगा। भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसका, और अंतिम प्रक्रिया में है। लगभग 400 साढ़े 400 करोड़ का है। हो सकता है राशि बढ़े, तो भारत सरकार उसके लिए भी तैयार है। ये बांध बन जाएगा तो डबल प्रोडक्टिविटी होगी। तो हमको लगता है कि कदवा प्रखंड, डनखोरा, हसनगंज, प्राणपुर और अहमदाबाद, इस सब का कुछ फ्लड से जो अनवांटेड हल्का भी पानी आता है तो घुस जाता है, क्योंकि शिवगंज के पास कटा हुआ है। और बांध के भीतर के लोगों का ये रहता है कि उसको बांधने नहीं देंगे, क्योंकि उसके यहाँ पानी ज़्यादा आ जाता है। तो ये काम बहुत जल्दी होगा। इसमें हम गति बनाए हुए हैं। भारत सरकार में भी जल शक्ति मंत्रालय से लगे हुए हैं, और जब ये बन जाएगा तो महानंदा का फ्लड से बहुत हद तक हम लोगों को निजात मिला। बहुत हद तक प्रकृति से कोई नहीं लड़ सकता है। वो अपना जब स्वरूप में आता है तो फिर जो है महाप्रलय भी हो जाता है। और गंगा के लिए नदी कटाव पर बाकी सब चीज़ हो रहा है, तो हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। इंटरव्यू का मकसद सिर्फ सर की अच्छाई दिखाना नहीं है, सर को घेरना भी है। सर को हम उस सवाल में घेरेंगे जिसके लिए मैंने तैयारी की है। तैयारी क्या है? वो है पूर्णिया एयरपोर्ट का मसला देश में एक ट्रेंडिंग मसला चल रहा है, और सर से जब हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने इस मसले को सड़क से लेकर संसद तक उठाया था, और मनोज झा आरजेडी सांसद ने भी उठाया था। देखिए, आप बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल को उठाए हैं।
देखिए, देश का विकास के लिए कम्युनिकेशन आवश्यक है। कम्युनिकेशन का 3 साधन है। एक रेल, तो रेल के मामले में कटिहार बहुत सक्षम। दूसरा रोड कम्युनिकेशन। अब हम इन बातों को कह कर के कि गांव में हम सड़क बना दिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सड़क के माध्यम से भारत सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के गांव में सड़क बन गया। NH सिंगल डबल लेन रोड था, इसीलिए मेरा चुनाव जीतने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी था कि रेलवे को बिना बाधा के साथ ROB बने। कटिहार जिला में 4-5 और ROB बन रहा है NH में, लेकिन 4 लेन हमको जो लेना था ले लिए। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि खगड़िया से पूर्णिया 135 किलोमीटर भारत सरकार की सहमति हो गई है, उसका भी DPR बन रहा है, वो 4 लेन बन जाएगा। और झारखंड से साहिबगंज और पाकुर होता हुआ पूर्णिया तक हम 4 लेन बना रहे हैं, ताकि जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो गोल्डन प्रोजेक्ट था पोरबंदर से लेकर सिलचर तक, जो 3500 किलोमीटर का सड़क वो बना हुआ है, और ये सड़क जाकर के उसमें जुटेगा। खगड़िया वाली सड़क भी उसमें जुटेगा। तो कम्युनिकेशन का दूसरा जो डेवलपिंग मार्ग है, हम पार्ट वाइज वर्क करते हैं। इसीलिए पिछले सदन में हमने पूर्णिया एयरपोर्ट का विषय उठाया, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जो उड्डयन मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है। ज़मीन का कुछ मामला था तो हाई कोर्ट में चल रहा था, राज्य सरकार ने इनिशिएटिव लिया, ज़मीन की मामला भी समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार उसमें पैसा भी अलॉट कर रही है। और जब इस बार का सेशन समाप्त हुआ तो मैं ये खुशी की बात बता रहा हूँ। ऐसे तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1.5 साल में मैं इस एयरपोर्ट को चालू करूँगा। 1.5 साल में चालू करूँगा और 2 साल में ये रैंडम चलेगा। और मेरी ये मान्यता है कि ये मैं केवल पूर्णिया और कटिहार के लिए नहीं, ये एयरपोर्ट बहुत पहले चालू हो जाना चाहिए था। इससे फ़ायदा कटिहार ज़िला को होगा, बड़ी आबादी है। पूर्णिया को तो होगा ही, अररिया को होगा, किशनगंज का बहुत बड़ा भाग है, किशनगंज लोकसभा का, रायगंज बालूरघाट को भी नज़दीक में एयरपोर्ट नहीं है। तो आप इसका जब देखेंगे तो पूर्णिया एयरपोर्ट बनने से क्या होगा, बिहार और बंगाल चाहिए, बिहार बंगाल झारखंड को एक बेहतर कम्युनिकेशन मिलेगा। और जिसका बात शायद आने वाला समय में आप हमसे पूछना चाहते होंगे कि इस एरिया में इंडस्ट्री का क्या होगा, तो कोई भी अच्छे लोग, कोई भी बड़े व्यापारी जो नेशनल लेवल में इंडस्ट्री लगाते हैं, उनको कम्युनिकेशन चाहिए। कोई ट्रेन से चढ़ करके आपके यहाँ करके कम्युनिकेशन नहीं लगाएगा, कोई पटना से और दिल्ली से कार में बैठ करके इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बाढ़ पीड़ित एरिया है, लेकिन हम जब 4 लेन बना रहे हैं, 6 लेन बनेगा, तो उन रोडों के बगल में फ्लड का संभावना कम होगा, क्योंकि वो अपने आप में प्रोटेक्टिव होगा। तो जब हम वैसे लोगों को कम्युनिकेशन देंगे तो उनका आना सुनिश्चित होगा। जैसे एयरपोर्ट का बात हुआ है तो बहुत सारे व्यापारियों का, उद्योगपतियों का जो है हम लोग के प्रमंडल के तरफ नज़र आया है। और यही परिणाम है कि एक इथेनॉल का इंडस्ट्री पूर्णिया में लगा है। कटिहार को भी लोग पसंद करें क्योंकि मक्का यहाँ हो रहा है, यहाँ धान की खेती हो रहा है। धान का जो चावल होता है, चावल का टुकड़े से सरसों तेल के जैसा खाने का तेल भी बनता है, उससे इथेनॉल भी बनता है, मल्टीपर्पज़ है राइस। उसी तरह से मक्का से इथेनॉल बनता है, बांस से इथेनॉल बनता है। इस एरिया में अपार संभावना है। ज़रूरत इस बात की है और सरकार कोशिश में है कि हम लोग एक एग्रीकल्चर को अत्याधुनिक रूप में ला करके और किसानों को अवेयर करके और बड़ी मात्रा में, जैसे मक्का का खेती तो ऑटोमेटिक बड़ी मात्रा में हुआ, तो इस दिशा में ला करके इथेनॉल जो अब सरकार ने कर दिया कि 20% इथेनॉल जो है डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में मिला सकते हैं। और 1 लीटर पेट्रोल के लिए हम लोग को रसिया की तरफ देखना पड़ता है, मध्य पूर्व के देशों की तरफ देखना पड़ता है। अब तो बिहार इथेनॉल देगा और देश में उस इथेनॉल का उपयोग होगा। तो बिहार अग्रणी रूप में आगे आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है, नीतीश जी का, और जो हमारे उद्योग मंत्री है शाहनवाज हुसैन जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं।
सर जैसे कि इथेनॉल की आपने बात की है, सीमांचल खासकर कटिहार और उसमें वह अहमदाबाद क्षेत्र जो आपका पसंदीदा क्षेत्र है, वहाँ से लोग माइग्रेट करते थे बाहर, क्या वो कम होगा? नहीं, देखिए, माइग्रेट लोग करते नहीं हैं। आप ऐसे जान लीजिए कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट जितने भी हैं, केवल हमारा बिहार को लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार माइग्रेट करा। देखिए, ये किसान है, हम जब फसल लगाते हैं तो जो है 70 दिन में, 80 दिन में, 90 दिन में, कुछ फसल 120 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो जब हम अपना फसल को तैयार करके घर में रख देते हैं तो उसके बाद इस एरिया के लोग परिश्रमी है, ये घर में बैठ के नहीं रह सकता है, तो श्रम शक्ति का प्रयोग अपना घर में भी लोग करते हैं, घर से बाहर भी करते हैं। पंजाब के लोग जो है कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, किस लिए जाते हैं? जब वो विदेश जाते हैं तो उसको हम लोग ऊंचा दृष्टिकोण से देखते हैं। और बिहार के लोग अपना शरीर का परिश्रम को अगर कोसी जो है महानगर पालिका या किसी राज्य में या कहीं जाकर के अपना शरीर का परिश्रम करके, समय दे करके वहाँ का उत्पादन को बढ़ाता है, तो ये सम्मान के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। रही बात कि माइग्रेशन बहुत घटा है, माइग्रेशन काफ़ी घटा है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर बढ़ा है। मक्का का खेती जिस अनुपात में होता था उसका बढ़ोतरी हुआ है। पहले लोग धान और गेहूँ ही लगाता था, मक्का अब 2 बार हम उसका फसल करते हैं। अब लोगों को फुर्सत कहाँ है? अब तो मक्का का दौनी करने के लिए हमको मशीन का उपयोग करना पड़ता है। कटिहार के किसानों को खेत में कमौनी करने के लिए अब जो आधुनिक यंत्र के माध्यम से जंगल साफ करना पड़ता है, मिट्टी का गोराई करना पड़ता है। कभी मक्का के समय जाकर के खेत में देख लीजिएगा। सभी मीडिया के साथियों को मेरा निमंत्रण है। तो हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब हमारा बाहर जाने की आदत है, मूवमेंट करते हैं, बाहर जाते हैं तो काम भी करते हैं, कुछ देखते भी हैं, कुछ सीखते भी हैं, उसका इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सर एयरपोर्ट का मसला आपने सदन में उठाया, आखिर मीडिया आपको तवज्जो क्यों नहीं दे रही है, बल्कि पदाधिकारियों को ये मौका मिल रहा है? इसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। उस हाउस में पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा जी भी कई बार उस बात को उठाए, मैंने उठाया। जब जिनको मौका मिलता है बात उठाता है, लेकिन परिणाम तक नहीं आया। पूर्व में भी लोग उठाए होंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि इसको परिणाम तक लाएंगे। अब रही बात अधिकारी और लीडर, इसमें फंसने का ज़रूरत नहीं है। ज़मीन का मामला है, अगर कोर्ट में था तो कोर्ट को निर्णय करना है। भूमि अधिग्रहण का अधिग्रहण करके अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी को देना है तो हमारे कलेक्टर या एसी या सीलिंग अधिकारी उसको करना है। सबका अपना अपना काम है, उसको करने दीजिए। हम लोग का एक ही काम है, सारे अधिकारियों को हम लोगों ने कहा है, हमारी सरकार ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट बनना चाहिए। उसके लिए जितनी बाधाएं समाप्त करिए और एयरपोर्ट अथॉरिटी को ज़मीन दीजिए। पूर्णिया एयरपोर्ट जितना जल्दी बनेगा, हमारा ये कमिश्नरी उतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कमिश्नरी की बात करते हैं। सर कटिहार को मिनी कोलकाता कहा जाता है, क्या छोटे छोटे जो यहाँ पर दुकानदार हैं उनकी आय बढ़ेगी जब एयरपोर्ट आएगा, बाहर से लोग आएंगे? देखिए, कई चीज़ बढ़ेगा। अभी तो सामान्य कम्युनिकेशन में कटिहार, आज के डेट में अगर कटिहार के बारे में कुछ कहा जाए तो कपड़ा व्यवसाय में कटिहार आगे है, इसी के लिए मिनी कोलकाता कहा जाता है। कॉटन, टेरिकॉट, लाइलॉन और कटिहार के व्यापारी ही लगभग बहुत सारे मार्केटों में जो है ये करते हैं, होल सेलिंग भेजते हैं। लेकिन कटिहार को इसके साथ साथ मैं कटिहार के व्यापारियों से भी आग्रह कर चुका हूँ और फिर कहेंगे कि कपड़ा जब सूरत में बनता है तो उसका प्रिंटिंग कलकत्ता में होता है। तो हमने कई व्यवसायिकों से ये कहा है कि अब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग चेंज कर रहे हैं। धीरे धीरे जो प्रिंटिंग मशीन है, उसका जो टेक्नीशियन है, अपने लोगों को यहाँ से भेजिए, कलकत्ता भेजिए, सूरत भेजिए। और हम लोग का यहाँ का क्लाइमेट जो है प्रिंटिंग करने के लिए अनुकूल है, क्योंकि बहुत हॉट भी नहीं है कि कपड़ा
का दूसरा स्वरूप हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रिंटिंग बाकी सारा चीज़ भी यहाँ आएगा। हम लोग आंतरिक तैयारी कर रहे हैं। आपने मखाना का जिक्र किया था, तो पूर्णिया में मखाना वेस्ट MSME के माध्यम से प्रोडक्शन इंडस्ट्री चल रहा है और बहुत सारे नौजवान छोटा छोटा इंडस्ट्री खोल करके मखाना प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और हम लोग इस तैयारी में है कि कई संस्था आए और मखाना के जो किसान है उसको सही रेट भी मिले और यहाँ का मखाना का प्रोसेसिंग यही हो और दुनिया के मार्केट में सीधे जाए। तो इसकी तैयारी करें। जीविका के माध्यम से भी जो है राज्य सरकार इस काम को आगे बढ़ा रही है। हम लोग विभिन्न NGO कई संस्था के माध्यम से इस काम को कर रहा है और स्टार्टअप के माध्यम से छोटे छोटे उद्योगपतियों को भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। आने वाला दिन में स्मॉल इंडस्ट्री के माध्यम से कटिहार, पूर्णिया, अररिया ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हमारा कम्युनिकेशन जितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये व्यापार भी उतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा। MP साहब, अब हम पॉलिटिकल क्वेश्चन आप पे दागेंगे। दागना ज़रूरी है क्योंकि अब बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की वापसी हो रही है। वे जेल से बाहर आ चुके हैं। खबरें आ रही हैं कि सारे MP MLA अब पटना पहुंच रहे हैं नीतीश जी के पास। क्या ये सही है? हम तो आपके बीच बैठे हुए, इससे ज़्यादा क्या करना है? क्या राजद की वापसी होगी सर? क्योंकि नीतीश कुमार जी दौड़े दौड़े चले गए थे इफ्तार पार्टी में। देखिए, हम ऐसे पॉलिटिकल बयान नहीं देते हैं। पिछले विधानसभा उपचुनाव में बहुत मेहनत किए थे, लेकिन दोनों सीट NDA को ही आया था। और इस बार के चुनाव में जो 20 में चुनाव हुआ, बड़ी लोग मेहनत किए, बहुत हल्ला किए और सरकार NDA की ही बनी। तो ठीक है, लोग को सोचना चाहिए। और कभी कभी जब अचानक लोगों के सामने कोई आईना आता है, कोई चीज़ आता है, तो लोग तरह तरह का सोचते हैं, लेकिन आईना कुछ देर देखने के बाद पता चलता है कि आईने में क्या है। सर, आपके राजनीतिक करियर में आगे का एजेंडा क्या है? हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। नहीं, मेरा एजेंडा बहुत क्लियर है। हमको मेरी पार्टी और कटिहार के सामान्य मतदाता हमको जो जिम्मेवारी दिया है उसको मैं बढ़िया से निभाऊं और अपने कार्यकाल में अपने मतदाताओं के लिए, अपने जो कंस्टिट्यूएंसी के लिए, अपने जो पोषक क्षेत्र है इसके लिए अच्छा से अच्छा कर सकूं। यही मेरा पहला एजेंडा है। राजनीति में जब आप अच्छा काम कर लेंगे और लोग के हित में आप अच्छा कर सकते हैं, इससे अच्छा और खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद MP साहब, आपने हमें समय दिया। बहरहाल, आपको हमारा यह इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कराना ना भूलें। और हाँ, अब हम इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कराना भूलें। शुक्रिया।